Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and today we will discuss a new chapter from 8th class history book and the name of the chapter is Weavers, Smelters and Factory Owners. So in this chapter we will study about two industries, textile industry and iron and steel industry. So we will connect this chapter with our previous chapters to study it easily and we will discuss about these two industries in the context of Britain as well as in India. Okay, so let's begin our chapter now. So children, as you all know that textile and iron and steel industries are important for the industrial progress in the modern world. और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जब टेक्सटाइल का मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, मैकेनाइज्ड मीन्स मशीनों से कपड़ा वहाँ पे बनने लगा, तो ब्रिटेन वर्ल्ड में एक फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में सामने आया, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन बन गया. एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग, तो क्या हुआ 1850s के आसपास ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्रिटेन में हो रहा था, इट वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कॉलोनाइजेशन इन इंडिया. वो इंडिया में कॉलोनाइजेशन होना और इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली देखने को मिल रहा था. एज वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर 2 कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन लैंड्स को ऑक्यूपाई कर लेती है, कैसे उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे करके अपना एक्सपेंशन किया और किस लिए किया था, क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. तो 18th सेंचुरी तक तो जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उनका मेन पर्पस क्या होता था, उनका मेन पर्पस होता था कि जस्ट यहाँ से गुड्स परचेज करने हैं, यहाँ से सामान लेना है और उसको यूरोप में जाके हाई प्रॉफिट्स के साथ में बेचना है. यहाँ से सस्ता सामान मिले और ब्रिटेन में जाके उसको बेचें. बट जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगी, उनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, तो रिज़ल्ट क्या निकला, उसका सीधा इफ़ेक्ट इंडिया पे नज़र आया. अब वो इंडिया को सिर्फ गुड्स परचेज करने के लिए नहीं देख रहे थे, नाउ दे वर सीइंग इट एज अ मार्केट. अब वो इंडिया को एज अ मार्केट देख रहे थे. कैसी मार्केट, जहाँ पे वो अपने ब्रिटेन के बने हुए सामान को लाके बेच सकें और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. सो हाउ दिस इनफ्लो ऑफ गुड्स अफेक्टेड आर इंडस्ट्रीज़. इस गुड्स के इनफ्लो ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को कैसे इफ़ेक्ट किया, हमारी मीन्स हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, so before the British conquest over the Bengal, India was the world's largest producer of cotton textile. ब्रिटिशर्स के बंगाल को जीतने से पहले तक इंडिया जो है वो वर्ल्ड में टेक्सटाइल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता था. और इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो था वो सिर्फ अपनी फाइन क्वालिटी के लिए ही नहीं फेमस था, बल्कि अपनी एक्विजिट क्राफ्टमैनशिप के लिए भी जाना जाता था. मीन्स कि सबसे अच्छे टाइप के कारीगर जो थे वो यहाँ पे कपड़ा बनाया करते थे. और ये जो टेक्सटाइल था ये अलग अलग दूर दूर तक कंट्रीज़ में बिकने के लिए जाया करता था. लाइक साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गए, देन सेंट्रल एशिया हो गया, वहाँ तक ये कपड़ा जो है वो बिकने के लिए जाया करता था. और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने भी, वो कंपनीज़ भी वहाँ से सोच रही हैं, जब उन्होंने इंडियन कपड़े की इतनी तारीफ सुनी, इंडियन टेक्सटाइल की, सो दे ऑल्सो स्टार्टेड टू परचेज इट फॉर द सेल इन द यूरोप. फॉर एग्जाम्पल एक कपड़ा होता था यहाँ पे, डेट वॉज द पटोला वीव. इट वॉज वूवन इन द सूरत, अहमदाबाद और पटन. यहाँ पे ये कपड़ा बनाया जाता था और इंडोनेशिया में इस कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी. मीन्स कि लोग जो थे वो हाई प्राइस देके, ऊंची कीमत देके इसको ख़रीदना जो थे वो पसंद किया करते थे. ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी और दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो यूज़ किए जाते हैं, वो वर्ड्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू आर क्लोथ्स, आर हिस्ट्री, हमारे पास्ट के साथ में, हमारी हिस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं.
और अलग अलग क्लोथ्स के वो नेम हैं, और वो नेम्स किस तरीके से पड़े होंगे, मतलब उस कपड़े का नाम ऐसा क्यों पड़ा होगा, दिस इज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. सो दीज वर्ड्स टेल अस द वेरियस स्टोरीज, अलग अलग स्टोरीज जो हैं वो हमें बताते हैं. लाइक देखो, यूरोपियंस जो थे वो सीधे सीधे तो पहले इंडिया नहीं आए थे ना, क्योंकि इंडिया आने के लिए तो सी रूट चाहिए था, और सी रूट तो बाद में डिस्कवर हुआ. तो पहले क्या होता था, पहले इंडिया में अरेबियन मर्चेंट्स आया करते थे. अरब से आने वाले जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो यहाँ से कपड़ा खरीद के ले जाते थे. और अरेबियन कंट्रीज़ में मौसुल एक जगह आती है, प्रेजेंट डे जिसको आप इराक बोलते हो, तो वहाँ पे मार्केट लगती थी, और यूरोपियंस जो थे वो मौसुल जाके उन अरब मर्चेंट से कपड़ा परचेज किया करते थे. सो बिकॉज डैट वॉज परचेज्ड इन द मौसुल बाय द अरेबियन मर्चेंट्स, तो उस कपड़े का नाम पड़ गया मसलिन. उसको मसलिन क्लोथ के नाम से जाना जाने लगा. सो दिस वर्ड अर्न देम अ लॉट ऑफ मनी. यूरोप में जब वो वहाँ से मसलिन को परचेज करके ले जाते थे तो बहुत प्रॉफिट अर्न करते थे. लोग सुनते ही कि अच्छा मसलिन क्लॉथ है मेड इन इंडिया, तो उसको जो है हाई प्राइस के ऊपर परचेज किया करते थे. मसलिन वही क्लॉथ है जिसको आप मलमल बोलते हैं. ओके, उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द सी रूट वॉज डिस्कवर्ड, सी रूट डिस्कवर हो गया. किसने डिस्कवर किया था मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कब किया था ये भी बताइएगा. ओके, और सबसे पहले कौन आए, पोर्तुगीज़ आए इंडिया. अब जब पोर्तुगीज़ इंडिया आए तो सबसे पहले कालीकट का जो पोर्ट था, कालीकट नाम की जो जगह थी, वहाँ पे वो आए एट द प्रेजेंट डे, जिसको आप कोझिकोडे बोलते हैं. तो कालीकट से वो लोग बहुत सारे स्पाइसेस इंडिया से लेके जा रहे थे, मसाले खरीदने आए थे, और मसालों के साथ साथ वो वहाँ से एक स्पेशल टाइप ऑफ अ फैब्रिक वो अपने साथ ले गए, और उसका नाम उन्होंने दिया कैलिको, बिकॉज द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वॉज परचेज्ड. कालीकट से उन्होंने खरीदा तो उसका नाम पड़ गया कैलिको. सो इन दिस वे द अनदर फैब्रिक गॉट द नेम. सो इफ़ वी टेक अ लुक एट द डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग कपड़े जो आज भी वर्ल्ड मार्केट में पॉपुलर हैं, उनके नेम्स अगर बात करें तो लाइक शिंट्स इज़ अ क्लोथ, देन क्वासस, देन बंधना फैब्रिक. सो ये सारे वर्ड्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड्स. हिंदी वर्ड से इन्होंने अपना नाम जो है वो लिया है. अब चिंट्स एक ख़ास किस्म का कपड़ा होता था, और बेसिकली वो जो वर्ड था चिंट्स, इट वॉज द छींट. हिंदी वर्ड छींट से बना है. अब छींट क्या होता था, ये एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर फ्लारी डिज़ाइंस जो हैं वो बनाए जाते थे. लाइक हेयर यू कैन सी इन द इमेज, ये जो फ्लारी डिज़ाइन है, फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, तो इसको चिंट्स फैब्रिक का नाम दिया जाता था. और ये चिंट्स फैब्रिक जो है इंग्लैंड में, यूरोप में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि वहाँ पे जो क्वीन थी वो खुद इस फैब्रिक को पहनना पसंद करती थी. और इसी तरीके से एक और फैब्रिक था, डेट वॉज नोन एज द बंधना. Now this bandhana fabric derived its name from the bandhani, which is a printed scarf. एक तरह का एक प्रिंटेड स्कार्फ हुआ करता था जिसको लोग अपने हेड के ऊपर या अपने नेक में वियर किया करते थे. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गुजरात और राजस्थान अगर आपने विज़िट किया है तो वहाँ पे ना एक स्पेशल टाइप का क्लॉथ होता है, टाई एंड डाई करके बनाया हुआ, बंधानी फैब्रिक उसको बोला जाता है. हियर यू कैन सी इन द मैप ऑफ, यहाँ गुजरात वाले पोर्शन में ये वाला जो क्लॉथ आपको नज़र आ रहा है, तो टाई एंड डाई करके इसको जो है वो बनाया जाता था. तो उसी की वजह से इसका नेम बांध के क्योंकि बनाया है तो बंधना फैब्रिक जो है वो पॉपुलर हो गया. एंड देयर वर मैनी अदर फैब्रिक्स ऑल्सो जो कि अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से फेमस हुए. इंडियन प्लेसेस की अगर बात करें तो कासिम बाज़ार, देन पटना, देन कैलकाटा, उड़ीसा एंड देन चारपुर, ये ऐसी प्लेसेस थी जहाँ के फैब्रिक्स बहुत फेमस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड.
और इंडियन टेक्सटाइल इतना पॉपुलर हो रहा था वर्ल्ड में कि अर्ली 18th सेंचुरी में जो इंग्लैंड के सिल्क मेकर्स थे या जो वूल मेकर्स थे, दे वर सो मच वरीड, उनको इतनी तकलीफ़ हो रही थी, इतनी चिंता हो रही थी कि उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट को वहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि इंडिया से आने वाले क्लॉथ को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इस वजह से हमारे जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो रिज़ल्ट क्या निकला? इन 1720s ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया एंड दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट। इसको कैलिको एक्ट का नाम दिया गया और इसके अकॉर्डिंग इंडिया से आने वाला जो चिंट्स क्लॉथ था उसको बैन कर दिया गया। किस लिए? ताकि वो अपने वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन दे सकें, क्योंकि इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज़ थी दे हैड जस्ट बिगन टू डेवलप। वहाँ पे अभी अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी और वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लिए एक सिक्योर मार्केट चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी कंट्री में इंडिया से आने वाले टेक्सटाइल को रोक दिया जाए, बैन कर दिया जाए, और इसी पर्पस से उन्होंने स्पेशली इंग्लैंड में कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो सेटअप की वो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में सेटअप की गई। सेम वैसे ही डिज़ाइंस जो इंडिया में बनाए जाते थे उनको वहाँ पे मशीनों से इमिटेट किया जाता था, उनकी पूरी पूरी नकल उतारी जाती थी। वाइट कलर का जो मसलिन क्लॉथ होता था, मलमल का कपड़ा होता था, या जो प्लेन अनब्लीच्ड क्लॉथ होता था इंडियन क्लॉथ, उसके ऊपर डिज़ाइंस बनाए जाते थे ताकि उसको मार्केट में बेचा जा सके। सो दिस मच वॉज द पॉपुलैरिटी ऑफ द इंडियन क्लॉथ इन द वर्ल्ड मार्केट। अब इस तरह का जो एक कंपटीशन चल रहा था इंडियन क्लॉथ के साथ जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ हैं उनका, तो इसका रिज़ल्ट ये निकला कि इंग्लैंड में अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने लगी। अब जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है तो क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 1764 में स्पिनिंग जेनी इन्वेंट की गई। अब ये स्पिनिंग जेनी क्या होती थी? लाइक हेयर यू कैन सी इन द इमेज, ये एक मशीन थी जिससे धागा बनाया जाता था और इसमें बहुत सारे स्पिंडल्स लगे होते थे और जिसमें एक पर्सन इसको ऑपरेट करता था और इन सारे स्पिंडल्स के ऊपर जो है वो लपेट के धागा जो है एक ही बार में बन जाता था। सो इन 1786 एक और मशीन इन्वेंट की गई, डेट वाज द स्टीम इंजन। और स्टीम इंजन की इन्वेंशन के साथ ही जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें एक रेवोल्यूशन आ गई। फटाफट मशीनों से बनने वाला कपड़ा जो है फाइन क्वालिटी का बनने लगा और रिज़ल्ट ये निकला कि 18th सेंचुरी तक तो इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड मार्केट को। यूरोपियंस इंडिया आ रहे थे, सिल्वर लेके, चांदी लेके आते थे, यहाँ से कपड़ा खरीद के ले जाते थे। ये अलग बात है कि लेटर ऑन जब उन्होंने यहीं पे जो है अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया तो यहीं से रिवेन्यू इकट्ठा होता था और उसी पैसे से फिर वो सिल्क और अदर जो गुड्स थे वो परचेज़ करने लगे। बट जब वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाती है इंग्लैंड में, इस तरह की मशीनें इन्वेंट हो जाती हैं, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडियंस के ऊपर देखने को मिल रहा था। नाउ हियर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये इतना फाइन क्लास क्लॉथ जो था वो बनाते कौन लोग थे? वो थे कौन जो इस कपड़े को बनाया करते थे? सो हु वर द वीवर्स? ये वीवर्स थे कौन? So these weavers often belong to the communities that specialized in weaving. ये वो लोग थे जो अपने काम में वीविंग का स्किल में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज थे एंड इन्होंने ये स्किल्स कहाँ से सीखे थे? These skills were passed on from one generation to the next. Suppose एक फादर है तो वो जब काम कर रहा होता था तो उसको देखते देखते ही उसका जो बेटा है वो सीख जाया करता था। सिमिलरली उस फादर ने भी अपनी पास्ट अपने फादर से कभी सीखा होगा ऐसा ही काम। तो मीन्स कोई प्रॉपर स्कूल्स या कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे, ये फैमिली ऑक्यूपेशन होता था और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये स्किल्स जो थे वो पास ऑन होते चले जा रहे थे। लाइक जो उस समय तांती वीवर्स थे बंगाल के, बहुत फेमस थे अपने काम के लिए। और सिर्फ तांती वीवर्स ही नहीं,
मोमिन्स और जुलाहास थे नॉर्थ इंडिया में, एंड देयर वर द देवांग्स जो थे वो साउथ इंडिया की ऐसी वीविंग कम्युनिटीज़ थी जो बहुत फाइन टाइप का क्लोथ जो है वो बनाया करती थी। और इस क्लोथ को बनाने के लिए अलग अलग स्टेजेस होती थी, अलग अलग जो पीपल थे दे वर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्टेज वॉज द स्पिनिंग। सबसे पहले स्पिनिंग होती थी, धागा बनता था, चरखा और तकली जो भी हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था, और उसके थ्रू जो है वो थ्रेड बन जाता था। एंड एक बार थ्रेड बन गया तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जो है अगर तो कलर टेक्सटाइल बनाना है देन द थ्रेड वाज डाइड, उसको डाई किया जाता था, उसको कलर किया जाता था। और ये जो डाई कौन करेगा, डायर, उसको वहाँ पे रंगरेज बोला जाता था। एंड द प्रिंटेड क्लॉथ जो होता था, वीवर्स नीड द हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स। अगर प्रिंटिंग करनी है तो ब्लॉक प्रिंटर की हेल्प लेनी होगी, और उनको वहाँ पे एक स्पेशल नेम से बुलाया जाता था। दे वर नोन एज द चिप्पी गार्ड्स, उनको चिप्पी गार्ड जो है वो बोला जाता था। सो इस तरीके से एक ही ऑक्यूपेशन में अलग अलग टाइप के स्किल्ड जो पीपल होते थे दे वर इन्वॉल्व्ड। हैंडलूम वीविंग एंड द occupations associated with it provided livelihood to the millions of people। कई लोगों को इसी काम से अपना जो रोज़गार है वो मिल रहा था। अब क्या होना शुरू हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन इफेक्टेड द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। जब इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने लगी है, उनके यहाँ मशीनें लगने लगी हैं, तो उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट इंडिया के इन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स के ऊपर देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू compete with the British textile in the European and the American markets। अब इंडियन जो टेक्सटाइल्स वर्कर्स हैं, जो वीवर्स हैं, उनका सीधा सीधा कंपटीशन किससे हो रहा है, अमेरिकन और यूरोपियन जो मार्केट्स हैं वहाँ पे ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ। कैसे, वहाँ से मशीनों से बना हुआ सामान बिक रहा है, और जो ये इंडियंस हैं वीवर्स, ये हाथों से बना के बेच रहे हैं। सेकेंडली, जो एक्सपोर्ट हो रहा है टेक्सटाइल, इंग्लैंड जा रहा है, उसको वहाँ पे बेचना और मुश्किल हो जाता था, बिकॉज़ यहाँ से भेजे जाने वाले कपड़े के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया जाता था, हैवी ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी। फॉरेन कंट्री तक जाते जाते वो कपड़ा इतना महंगा हो जाता था कि वहाँ पे जो मिडिल क्लास है वो तो उसको परचेज़ कर ही नहीं पाती थी। सो इन अफ्रीका, अमेरिका एंड द यूरोप जो इंडियन गुड्स थे उनकी मार्केट धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। क्यों ख़त्म होने लगी? क्योंकि जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल गुड है उसकी डिमांड अब बढ़ने लगी है। इंग्लिश और जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं उन्होंने इंडियन गुड्स को परचेज़ करना ही जो है वो छोड़ दिया, और जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि बहुत सारे जो वीवर्स थे दे वर वर्स्ट हिट, उनके ऊपर सबसे बुरा इफ़ेक्ट पड़ा। बहुत सारे तो ऐसे भी वीवर्स थे स्पेशली फ्रॉम द बंगाल जिन्होंने गवर्नमेंट को पिटीशंस लिखी, अर्जियाँ लिखी कि हमारी हेल्प की जाए, बिकॉज़ हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, हमारे पास कोई और लाइवलीहुड का जो ज़रिया है वो नहीं है। बट वर्स्ट वॉज स्टिल टू कम। अभी इसके बाद उनके साथ और भी बहुत कुछ हुआ, क्योंकि सिर्फ जो वीविंग सेक्टर है सिर्फ वही इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत सारे रूरल एरिया में विमेन ऐसी थी जो अपनी लाइवलीहुड जो है वो स्पिन करके धागा बना के कमाया करती थी। सो ऑल दिस बिकम द जॉबलेस, ये सारी की सारी भी जॉबलेस हो गई। हाँ, एक सेक्टर ऐसा ज़रूर था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, डेट वॉज द हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। वाई? बिकॉज कुछ तरह के क्लोथ्स ऐसे होते थे डेट कुड नॉट बी सप्लाइड बाय द मशीन्स। ब्रिटेन की जो मशीन्स थी उन क्लोथ्स की नकल नहीं कर पा रही थी। लाइक जो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी होती थी, यहाँ जो जरी वर्क किया जाता था हाथ से, वो मशीनें नहीं कर पा रही थी।
इसके साथ साथ जब मशीन से कोई क्लॉथ बनता था तो वो क्या होता था, डेट वॉज इन द यूनिफॉर्म फॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स कि सारा कपड़ा एक जैसे प्रिंट्स में बनेगा, लेकिन जहाँ पे भी सुंदर बॉर्डर्स बनाने होते थे या सुंदर डिज़ाइनिंग करनी होती थी, जो हैंडवर्क होता था वो मशीन्स नहीं कर पाती थी। तो इंडियन क्लॉथ की बहुत सारी ऐसी टाइप्स थी जो कि ब्रिटेन में और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो हाई क्लास सोसाइटी थी, जो एलीट पीपल थे, उनकी फर्स्ट चॉइस काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहा। लेट 19th सेंचुरी में शोलापुर और मदुराई जैसे नए सेंटर्स जो थे वो सामने आए। अब इसके बाद क्या होता है, जब महात्मा गांधी ने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट की, देश की आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया, आंदोलन करने शुरू किए, इंडिया में स्वदेशी का प्रचार होने लगा, बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो उस समय खादी बिकम द सिंबल ऑफ द नेशनलिज्म। लोगों को इस चीज़ के लिए इंकरेज किया जाने लगा कि हैंडमेड गुड्स यूज़ करो, अपने कंट्री का बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करो। तो रिज़ल्ट ये निकला कि ये वो पीरियड था जब इंडियन गुड्स जो थे उनकी पॉपुलैरिटी एक बार फिर से बढ़ने। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना एक ट्राई कलर का फ्लैग बनाया और उसके बीच में चरखा जो है एज अ सिंबल पुट किया गया। इसलिए पुट किया गया ताकि इंडियंस को इनकरेज किया जा सके कि वो अपने घर घर जो हैं वो कपड़ा बनाएं। इसके साथ साथ ये एक ऐसा टाइम पीरियड था फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी इफ़ वी से, कि उस समय तक बहुत सारे इंडियंस भी ऐसे थे जो ये चाह रहे थे कि अब हम अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएं। सो फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन बॉम्बे इन 1854। और बॉम्बे जो है उस समय एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था जहाँ से कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हुआ करता था, इंग्लैंड जाया करता था और चाइना भी जाया करता था, और वेस्टर्न क्योंकि कॉस्ट के बिल्कुल नज़दीक पड़ता था, और साथ साथ यहाँ पे ब्लैक कलर की सॉइल जो कि कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी थी। तो इट रिजल्टेड कि यहाँ पे क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाना बहुत आसान जो है वो लग रहा था। तो बाय 1900 देयर वर अबाउट 84 मिल्स विच वर ऑपरेटिंग इन द बॉम्बे एंड द नियर बाय प्लेसेस। और ये सारी की सारी जो मिल्स थी ज़्यादातर पारसीज़ और जो गुजराती फैमिलीज़ थी उन्होंने लगाई थी। अब इसके साथ साथ बहुत सारी और दूसरी प्लेसेस भी थी जहाँ पे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मिल एट अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन द 1861। उसके बाद कानपुर में भी एक मिल लगी, और उसके बाद बहुत सारी और दूसरी जगहों पे भी कॉटन मिल्स जो थी वो लगने लगी, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि बहुत सारे जो पुअर पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, देन एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, दे स्टार्टेड टू मूव टू द सिटीज़। वो शहरों की तरफ आने लगे इन मिल्स में एम्प्लॉयमेंट के लिए। इन द इनिशियल ईयर्स इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो तो वन साइडेड थे, वो तो सिर्फ जो यूरोपियंस हैं सिर्फ उनको एनकरेज किया करते थे, इंडियंस के लिए तो वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। सो देयर वॉज अ टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फॉरेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो उस समय ब्रिटिश पूरी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए। इवन ब्रिटेन से जो क्लॉथ इंडिया में इंपोर्ट होके आया करता था वो भी कुछ टाइम के लिए रुक गया। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सिर्फ वॉर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी। तो ऐसे टाइम में इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एक एनकरेजमेंट मिली। The support which Indian textile industries first received from the Britishers was during the First World War, when they received the order to produce for the military supplies. So इस तरीके से इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ा। There were lot of ups and downs, and still the textile industry is facing many challenges, no doubt, but they are making their way in the international market. So this was all about the textile industry. In the next video lecture, we will talk about the iron and steel industry. I hope all the concepts are clear to you. So stay connected with us for the further lectures.
That's all for today.